आदाब अजीज तलबा व तालिबात, आज हमारा टॉपिक है नावल का फ़न। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहिद्दीन ज़ोर कश्मीरी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले नावल का फ़न जानने से पहले आप इस बात पर गौर करेंगे कि पुराने ज़माने में दास्तान हुआ करती थी। दास्तान क्या चीज़ कि एक ज़माना था हज़ारों साल पहले, जब इंसान करोड़ों साल पहले गारों में रहता था, गुफाओं में रहता था। तो वहाँ दिन भर की थकान के बाद वो शाम को अपने घर किसी गुफा में पहुंचता था और अपनी महबूबा या अपनी बीवी या जो भी है उस वक्त, तो उसको वो दिन भर की कहानी सुनाता था। सुनते सुनते या कहानी कहते 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 इसका नाम दास्तान पड़ गया। दास्तान में क्या होता था? माफोकुल फितरी अनासिर, यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में क्या होता था? जिन्नों परियों की कहानियां। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ जब इनकलाबात आए, जब दुनिया बहुत बदली, जब साइंटिफिक एज हुई, तो इन चीजों पर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर इंसान का विश्वास खत्म होने लगा, उठने लगा। तो क्या हुआ? अदब, लिटरेचर जिंदगी के करीब आ गया। आप जानते हैं दास्तान की अपनी अहमियत है दुनिया में। इंग्लिश लिटरेचर में आप देखेंगे कंटेम्पररी टेल्स, आप संस्कृत लिटरेचर की बात करेंगे कथा सरित सागर, आप अरबिक लिटरेचर की बात करेंगे अलिफ लैला की दास्तानें आज भी हमारे पास मौजूद है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दास्तानों की मानवियत नहीं थी, दास्तानों की मानवियत थी। तो हम बात कर रहे हैं नावल की बात कर रहे हैं। नावल क्या है? नॉवल एक्चुअली क्या है कि जब साइंटिफिक एज आई तो जिंदगी के करीब अदब होने लगा, तो नावल ने अपना जन्म ले लिया। वो कहाँ ले लिया नावल्स ने अपने जन्म? उसने इटली में जन्म लिया। इटली में क्या होता है? इटली का लफ्ज है नोवेला या नोवेलस, जिसके माने हुई अनोखी चीज, अजीब गरीब चीज। उसके बाद बिगड़ते बिगड़ते ये पहुंचा इंग्लिश में नॉवल हुआ। नॉवल में भी उसको यूनिक या अनोखी चीज या ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई लिटरेचर पा रहा जो जिंदगी के करीब हो, जो बाकी ख्यालात से जो है आम जो रोजमर्रा वाक़ात होते हैं, हम एक कारी को, एक रीडर को ऐसी दास्तान देते हैं, ऐसी कहानी देते हैं जो उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, दिलचस्पी उसकी बढ़ जाती है। तो हम बात कर रहे थे इटली की। इटली में क्या है कि जो दिन भर वहां होता था, रोजनामचे की सूरत में वो उसको तहरीर करते थे, उस लिखते थे। जिस तरह पुलिस का रोजनामचा होता है, इस तरह इटली वाले इस चीज को लिखते थे। लिखते 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 ये उनका विरसा बन गया, वो उनका अदब बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज जो है ये मकबूल हुई, और वहां के जो प्रोफेशनल्स होते थे, स्टोरी टेलिंग वाले, जो दास्तान कहने वाले या कहानी कहने वाले, उन्होंने जगह जगह घूमकर इन कहानियों को कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है इंग्लिश में डैनियल डेफो या बाकी लोग जो है बड़े बड़े वहां नाम है, तो उन्होंने इस चीज को अपनाया। यानी नावल फिर इंग्लिश में आ गया, और इंग्लिश में आने के बाद जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हुई इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद उनके एजुकेशन का, उनके कल्चर का हमारी जिंदगी पर यानी इंडियन सोसाइटी पर डायरेक्ट असर रहा। तो हम बात करेंगे यूरोपीय लिटरेचर की। यूरोपीय लिटरेचर का असर हमारे अदब पर रहा, इसमें उर्दू भी आता है। तो उर्दू में क्या हुआ कि 1857 इनकलाब कहें, गदर कहें, जो भी कहें, या एक रेवोल्यूशन कहें, एक चेंज हुई है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चेंज हुई है। चेंज किस बात की हुई है कि सर सैयद अहमद खान आए। उर्दू की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम सोसाइटी की हम बात करेंगे, या एक मॉडर्न सोसाइटी की हम बात करेंगे। राजा राम मोहन राय, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद, सर सैयद के बाद जो है हमारी सोसाइटी चेंज हुई, यहाँ इनकलाब आ गया, यहाँ नए नए तसव्वुरात आ गए। तो हमारे पास जो लिटरेचर था वो, उसमें या तो शायरी थी, शायरी में गजल, उसके बाद जो, उसके अलावा जो हमारा फिक्शन था, हमारे दास्तान थे, उसमें यही माफूकुल की फितरी बातें हुआ करते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने ये सोचा कि भाई हम उर्दू वालों को ऐसा लिटरेचर देंगे, या अपनी सोसाइटी को वो लिटरेचर देंगे जो उनकी जिंदगी के करीब आए। तो उनके जो रुफ़क़ा थे, सर सैयद के जितने भी रुफ़क़ा थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मॉडर्न लिटरेचर को, अंग्रेजी अदब को पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू करने के बाद उन्हें उस टाइप के मज़ामिन लिखे, उस टाइप का लिटरेचर वो उर्दू को देने लगे। उसमें मौलवी नज़ीर अहमद एक हैं, तो उन्होंने हमें उर्दू में नावल दे दिया। तो अब ये तो वो आगे वो बात हम आगे बयान करेंगे क्या हुआ। तो हम यहाँ जो है फन के बारे में कुछ बात करेंगे। तो जैसे अफसान हम दास्तान कहते थे। दास्तान में कुछ ही बातें, कुछ पॉइंट्स या कुछ परसेंट
हकीकत पर मबनी होता था, बाकी जो है ख्याली एक अजीबोगरीब दुनिया में वो घूमता था वो ये दास्तान को, और वो इस दुनिया की या पाताल की या किस दुनिया की, सात आसमानों की या आने वाली दुनिया के बारे में वो कुछ बातें करते थे दास्तान में। उसके बाद जब उतना टाइम लोगों के पास नहीं है या लोग ये अदब जिंदगी के करीब आ गया, तो नावल ने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो दास्तान के बाद नावल, नावल के बाद अफसाना। अफसाना यह है कि अफसाना बाद की पैदावार, उस पर आगे बात करेंगे। तो हम ये आपको कहेंगे कि अफसाना, नावल और दास्तान, यानी अगर हम जिंदगी का एक एस्पेक्ट लेंगे, एक एस्पेक्ट पर बात करेंगे, तो ये अफसाना हुआ। अगर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करेंगे, तो वो नॉवलेट हुआ। अगर हम एक जिंदगी को वसी तर मानों में देखेंगे, तो ये नावल हुआ। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे, तो वो नावल हुआ। यानी नावल की ज़खामत जो है, यानी लैंग्वेज जो नावल की कितनी होनी चाहिए। हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल है, नावल की ज़खामत कितनी होनी चाहिए। अब हमारे पास मॉडल है, गजल में हमारे पास मॉडल है, नावल में हमारे पास मॉडल है। अब बात कीजिए लियो टॉल्स्टॉय की, रूस की नावल निगार, वॉर एंड पीस, मुख्तलिफ कई वॉल्यूम्स में, कई जिल्दों पर वो नावल मुश्तमिल है। यानी कोई लिमिट नहीं है। अब नावल जितना आगे आप स्टोरी को खींचेंगे उतना बयान कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम ओवद उर्दू में बहुत बड़ा नावल है। इसी तरह फसाने आजाद नावल भी है, कड़ी है नावल के दास्तान, नावल दास्तान के बीच में कड़ी है फसाने आजाद। इसके बरक्स आपके पास एक चादर मेली सी मुकम्मल नावल है। नॉवलेट उसको नहीं कहा जाता है, छोटा सा नावल है। छोटा सा नावल है राजेंद्र सिंह बेदी का आग का दरिया, नॉर्मल साइज का, 800 पेजेस का, यानी आप 100 पेजेस का नावल लिख सकते हैं। हाँ, जिंदगी में कोई जो है कहानी वो मुकम्मल होनी चाहिए। अगर कहानी अधूरी रही तो नॉवलेट कह सकते हैं। अगर जिंदगी का एक पहलू है तो अफसाना कह सकते हैं। अब सवाल एक और हमारे लिए ये खड़ा होता है कि नावल का मवाद कहाँ से आप लेंगे, कैसे नावल लिखें, हाउ टू राइट नावल, नावल कैसे आप लिखेंगे। ये हम बच्चों, ये आपके पास एक अहम सवाल है। नावल लिखेंगे हम, जिंदगी के करीब आएंगे, जिंदगी के जिंदगी में जो होता है, हमारी जिंदगी में जो होता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां कौन सा मसला है, वहां कौन से मसाइल हमारे दरपेश है, इन मसाइल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी एक नावल निगार जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि वो ये देखेगा कि भाई क्या होता है सोसाइटी में, इस चीज को लेगा। वो अखबारों के जरिए भी ले सकता है, वो मीडिया के, टीवी, रेडियो, इंटरनेट के जरिए भी बहुत सारे मसाइल ले सकता है, उन पर गौर कर सकता है, उनका मुशाहिदा करके उन तजुर्बात को बयान कर सकता है। यानी मटेरियल की हम बात करें। हाँ, बात यह है कि आप समाज के करीब हैं, समाज की बात हो। दूसरी बात, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, आप तारीख को ले सकते हैं। यानी उर्दू के जो अच्छे बड़े बड़े नावल हैं वो तारीख से ले लिए गए हैं। यानी तारीखी कोई किरदार, जैसे यहाँ कश्मीर में हबा खातून एक अहम किरदार है, उस पर नावल बन सकता है। बादशाह उस पर बन सकता है, या इंडियन हिस्ट्री में दारुशुको, जो भी इंडियन हिस्ट्री के बड़े बड़े फिगर्स हैं उन पर उनको नावल की सूरत में पेश किया गया है। अब नावल में ये प्रॉब्लम भी है, कुछ लोग इसको कहते हैं दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उसमें जिनसी अंसुर एलिमेंट इसको वो भरते हैं। तो इससे क्या है कि कुछ पॉपुलर नावल, यानी जो है आम लोग जिनको इंटरेस्ट हो, जैसे क्राइम वर्ल्ड में, जैसे जिनसी वर्ल्ड में, तो वो चीज जो है वो पॉपुलर नावल की जुमरे में आता है, जिसका नाम है उर्दू में इब्न सफी या हैरी पॉटर सीरीज वगैरह वगैरह। तो अब हम देखिए, हम अदब की बात करेंगे, हम जो है टेक्निक्स की बात करेंगे। तो नावल के बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वर्ल्ड में, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने नावल के बारे में क्या कहा, हमने अब जो हम हमारे ख्याल में नावल जो है वो हमने आपको बताया, मगर हम एक्सपर्ट्स की बात करेंगे। पहले किसी ने क्या कहा, खूब कहा है, नावल जिंदगी की तस्वीर ही नहीं बल्कि इसकी हमारा तफसीर भी है। यानी जिंदगी जो हम सरसरी तौर पर देखते हैं हम लोग, आम लोग, मगर नावल निगार उसको डीपली देखता है, फिर उसको डीप मतलब वास्टली उसको वो जो है वाज़ेह करता है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। यानी नावल में ज़खामत जितनी भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिंदगी को जानना है, जिंदगी को बयान करना है। ईएम फास्टर अंग्रेजी के एक बड़े नकाद है, बड़े नावल के बड़े क्रिटिक है। उन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है नावल के बारे में, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, मगर एक कोट मैं इससे करता हूं, ये लाइन, नावल एक खास तवालत का नसरी किस्सा है। ओके, तवील होना चाहिए मगर प्रोज में होना चाहिए, इसका ये मानना है। तो इसके अलावा आर्नल्ड बेनेट,
नावल निगार वो है जो जिंदगी का गैर मुताला करे और इस मुताले को अपने जहन में छुपाने के बजाय अपने आप को इसके इजहार के लिए मजबूर पाए। इस इजहार का सबसे मौसर जरिया किस्सा या कहानी है। उनकी जो आर्नल्ड की जो डेफिनेशन है वो बाकी असना पर भी, दास्तान पर भी या अफसाने पर भी फिट होती है, मगर यहाँ उन्होंने नावल के हवाले से कहा है। एक जी वेल्स एक बड़े क्रिटिक है और इंग्लिश नावल के, उन्होंने कहा अच्छे नावल की पहचान हकीकी जिंदगी की पेशकश है। यहाँ भी जिंदगी और रियलिटी की पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। फील्डिंग एक बड़े राइटर है। नावल नसर में एक तरबिया कहानी है। उन्होंने कॉमेडी की तरफ ज्यादा जोर दिया, जरूरी नहीं है। तो इस तरह जो है उर्दू में आलिम सरूर की डेफिनेशन, आलिम सरूर एक बड़े नकार थे, तो उन्होंने जो कहा नावल के बारे में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, बेहतर है कि उसको भी जाने। नावलिस्ट जिंदगी के चेहरे से नकाब उठाता है। जिंदगी को देखने के बाद उसे दूसरों को दिखाना भी नावल निगार का फर्ज है। क्लियर? यानी जिंदगी में जो छुपा हुआ है, हमारे समाज में जो छुपा हुआ हम लोग आम लोग नहीं जानते हैं, नावल निगार का काम यह है उसी चीज को लिखे जिन चीजों पर आम लोगों की नजर नहीं है, और बेबाक होकर लिखे, बगैर खौफ के लिखे। उसमें कुछ भी आएगा, क्राइम आएंगे, रेप आएगा, जो भी है, पॉलिटिक्स आएगा। तो ये आलिम सरूर ने लिखा। इसी तरह डॉक्टर अबुल सिद्दीकी ने लिखा है नावल का सबसे सादा और आसान तस्वर एक नसरी किस्सा है। उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया है कि भाई आप जो है प्रोज में ही नावल लिखें, पोइट्री में लिखें। तो नावल पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया है। नावल की एबचनी भी की गई। जैसे कोलरिज इंग्लिश के बड़े शायर हैं, तो उन्होंने भी उसको जो है आड़े हाथों लिया। बहुत सारे मतलब नावल को नशा आवर गोली कहा गया है वो पॉपुलर लिटरेचर पर या क्राइम लिटरेचर में फिट होता है। यहां तक कि यूरोप में थॉमस हार्डी के मुख्तलिफ नावलों को जो है उनको नजर आतिश किया गया, उनको जलाया गया, बर्न किया गया। ये भी एक दौर था कि नावल को लोग जो है गलत समझते थे, मगर ऐसी बात नहीं है। अच्छे नावल भी है जो बाजार में आप देखते हैं वो स्टॉलों पर वगैरह, आजकल अच्छा बुरा कुछ नहीं है। एक जमाना आता है कि दत्त भारती वगैरह नावल, ऐसे इस किस्म के भी नावल हुआ करते थे। तो नावल आप कैसे लिखेंगे? बयान क्या होगा? सवानी उम्र में लिखें, यानी आप जो है एक जैसे किसी की हीरो को मरकजी के ये देंगे तो उसको आप सावान्य टाइप का नावल लिखेंगे, या आप ये भी बयान ड्रामाई अंदाज में भी बयान करेंगे, या कोई नरेटर और है वो दूसरी किरदारों के बारे में कुछ उनकी दास्तान बयान करता है। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नावल को बयान करने का एक तरीका ये है। तो अब हम आएंगे ये कुछ नावल जो है वो आप बीती जैसे मैं अपना नावल अपने बारे में सवाने लिखता हूं, मगर मैं अपना नाम वगैरह फिक्टिशियस देके अपनी सवाने नावल की सूरत में लिख सकता हूं। हमारे पास ऐसे नावल भी जिन्हें प्रॉफिट के बारे में भी नावल लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लिखो, प्रॉफिट के बारे में नावल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी रिलीजियस पॉइंट भी नावल बना सकते हैं। तो अब हम एक बात खास जो चीज है नावल के फन के हवाले से, वो है तारीफों के बाद एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है बेटा? एलिमेंट्स होता है जैसे मैं हूं, एक खड़ा आदमी हूं। मैं कब परफेक्ट हूं? जब ये भी हो, टांग भी हो, हाथ भी हो, सर भी हो, आंखें भी हो। ये एलिमेंट्स है। एक मकान के एलिमेंट्स है, मेरे एलिमेंट्स है, आपके एलिमेंट्स है, इस चीज के एलिमेंट्स है। कंप्यूटर का कंप्यूटर है, जब हार्ड डिस्क को ये चीज हो, प्रोसेसर हो, वो चीज हो। तो ये सारे एलिमेंट्स में आते हैं। नावल को अगर आप परखेंगे, नावल को आप जानेंगे नावल में क्या होना चाहिए। नावल में इसके जो एलिमेंट्स है वो पहले किस्सा, कहानी, किस्सा, यानी कोई कहानी हो। आप ये उर्दू गजल नहीं है, एक शायर का माने वो है, दूसरे शायर का माने ये है, नहीं। एक शायर ईरान के बारे में, एक शायर तुरान के बारे में, बेटा ऐसा नहीं है। नावल में एक किस्सा होना चाहिए, कहानी होनी चाहिए। किसके मुतालिक वो आप पर डिपेंड करता है, आप कौन सी कहानी सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कहानी लिखेंगे। यानी किस्सा बन जरूरी है। उसके बाद प्लॉट ड्रामे अफसाने का एक ही होता है, रीढ़ की हड्डी, यानी जिस पर ढांचा, जिसको जो अदबी शक्ल देता है। यानी मुख्तलिफ वाक़ात को इस तरीके से मिलाया जाता है कि अदब पारा बन जाता है, एक कहानी का ढांचा बन जाता है। तो इट इज कॉल्ड प्लॉट। प्लॉट के बाद वाक़ा भी एक एलिमेंट है। वाक़ा का मतलब जब कुछ हुआ, जैसे मैं घर से निकला, उसके बाद मेरी बुडबेट, मेरी लड़ाई या मेरी मुलाकात किसी से हुई, तो वाक़ा हुआ। या रोड पर एक्सीडेंट हुआ, वाक़ा हुआ। या मैंने इस चीज को यहाँ रखा, यानी कुछ वाक़ा हुआ, इसका रद्द-ए-अमल आगे आया इस वाक़े जो मैंने किया, अच्छा किया बुरा किया।
یہ سارے واقعات ہیں جسको آپ زندگی میں جن کا آپ سامنا کرتے ہیں یا جو آپ کی زندگی میں ڈیل ہوتا ہے مختلف واقعات. ناول نگار ان مختلف واقعات کو ترتیب وار یعنی پلاٹ کی صورت میں دے کے بیان کرتا ہے. تو واقعہ نگاری جو ہے ضروری ہے ناول میں. ہاں اس میں کیا ہے کہ واقعات اس طریقے سے آپ جوڑیں گے جیسے ابتدا، نقطہ عروج اور انجام، یعنی یہاں سے سٹوری ہوتی ہے شروع، اس کے بعد آگے جاتی ہے، پھر نقطہ عروج پر پہنچ جاتی، لاسٹ میں سٹوری ختم ہوتی ہے. لڑکا لڑکی سے ملتا ہے، باپ بیٹے سے ملتا ہے، ماں بیٹے سے ملتی ہے. دیٹ از یہی زندگی ہے. یا کسی نے جدوجہد کی ہے، کوئی ہیرو ایسا ہے جو سٹرگل کرتا ہے، لاسٹ میں جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جیت جاتا ہے. دیٹ از وہ ہو گئے ناول میں مختلف واقعات، اور واقعات کے اپنے مرحلے ہوتے ہیں. اس کے بعد کون ہوتے ہیں ناول میں؟ کردار. زندگی میں کون ہے؟ آپ کو سوشل لائف میں کون ملتا ہے؟ ABCD DEF، احمد محمد، رمیش، سلما، کرتار سنگھ وغیرہ وغیرہ، سلما، بملا، میری، جتنے بھی لوگ ہیں زندگی میں، جس سوسائٹی کے بارے میں آپ ناول لکھیں گے وہ سوسائٹی کیسی ہے؟ خالص مسلم ہے، خالص ہندو ہے، مکسڈ ہے، جو بھی ہے یہ سوسائٹی ہے. ناول کنیکٹ ہوتا ہے عرب سے تو وہ سوسائٹی ہے. دو سوسائٹی ایک ناول میں ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں. ایک کریکٹر یہاں جنم لیتا ہے، یہاں پڑھائی ہوتی ہے، وہ کریکٹر پھر سعودی جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، بنارس جاتا ہے، تو وہاں کی سوسائٹی یعنی مختلف سوسائٹیاں ناول میں ہوتی ہے. مختلف سوسائٹیوں میں مختلف کردار ہوتے ہیں. ان کرداروں کی نفسیات آپ جانیں گے، کیسے کردار ہے، ظالم ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو ناول میں آپ پیش کریں گے. پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے کردار پیش کریں گے. جیسے دو ٹائپ کے کردار عام طور پر دیکھیں گے، ٹائپ یا سپاٹ، ترقی سے محروم، یعنی ایسے کردار جو جیسے پہلے ہوتے ہیں، نہ امیر بنتے ہیں، امیر ہے تو امیر ہی رہتے ہیں، ظالم ہے تو ظالم ہی رہتے ہیں، شریف ہے تو شریف ہی رہتے ہیں، کوئی چینج نہیں. مگر کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو تہدار، راؤنڈ، گول، یعنی جو بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، حالت بدلتے ہیں. مطلب ایک لڑکا ہے، اچھوت ہے، امبیڈکر، اس کے بعد آگے بڑھا ہندوستان کا وزیر قانون بنا یا کچھ اور بنا. تھوڑا سا چینج ہوا ہے اس میں، تھوڑا سا چینج، ڈیولپمنٹ. ایک غریب ہے، اس کے بعد شریف بنا. تو یہ ہے کردار جس کو راؤنڈ کردار آپ کے نام سے یاد کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ناول میں ضخامت کی ہم نے پہلے بات کی ہے. ضخامت جتنا آپ چاہے لکھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز کو لکھ سکتے ہیں، جزیات نگاری کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. یہ ایک معمولی، جیسے میرا کالر ہے، کالر کیسا ہے، کالر پر آج صفحہ لکھ سکتے ہیں. میرے ناخن کیسے ہیں، میری آنکھ کیسی ہے، اس چیز کی، یہ پین یہ کیسا ہے، یہ چیز کمپیوٹر کیسا ہے، یہ کمرہ کیسا ہے، کمرہ کیسے سجا ہوا ہے، جہاں ہیرو ہیروئن ملے کہاں ملے، گلمرگ میں ملے، پہلگام میں ملے. تو اس ہیرو ہیروئن کو ملنے سے پہلے انہوں نے کیا کنورسیشن کیا ہے، وہ الگ بات ہے. کنورسیشن کیا ہوا ان میں، مگر اس سے پہلے کہاں ملے، گلمرگ ملے. تو وہاں کی پوری جو منظر نگاری یعنی آپ پورا جو ہے منظر کھینچتے ہیں، وہ کیسے ملے، وہاں مندر کیسا تھا، وہاں مسجد کیسے تھی، وہاں گراس کیسا تھا، وہاں برف کیسا تھا، وہ وغیرہ. اس چیز کو آپ منظر نگاری یا پس منظر کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلچر. جیسے آپ کا ہیرو کشمیری ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کپڑے کشمیری ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس کا کھان پان کشمیری ہوگا، ظاہر سی بات ہے جو جن گلیوں چوراہوں پر وہ جائے گا ادھر تو وہ کشمیری ہوگا. تو اس کو بول دیں گے پس منظر. تفصیل کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ کا کمال ہے. چھٹا ہے زبان بیان. اب آپ کے کردار ہیں، اب آپ کے واقعات ہیں. اب اردو زبان میں، زبان بیان کا مطلب اردو نہیں ہے، زبان کا مطلب جس زبان میں آپ ناول لکھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، مگر جو آپ کے کردار ہیں، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ ان کو کون سی زبان دیں گے. پیر ہے تو پیر کی زبان دیں گے، چور ہے تو چور کی زبان دیں گے، پنڈت ہے تو پنڈت کی زبان دیں گے، جج ہے تو وہی روب دا، پولیس والا ہے تو روب دا، ماسٹر ہو تو ماسٹری وہی لینگویج. تو یہ سارا جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، آپ کے کردار کیسے ہیں، اکارڈنگلی آپ ان کو زبان دیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے پوائنٹ آف ویو، یعنی نقطہ نظر. ناول لکھنے سے پہلے، ناول شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے، یا ناول آپ نے پڑھا، پڑھنے کے بعد، دونوں چیز، ایز اے ناول رائٹر، ایز اے ناول کریٹک، ایک چیز کو آپ دیکھیں پائیں گے ہر ناول میں، نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک آتھر، ناول نگار کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب کہ اس کا ویو پوائنٹ کوئی پولیٹیکل ہے، مذہب ہے، وہ ہے، یہ ہے، سماجی ہے. نذیر احمد کا ناول اتنا سماجی کی وہ غالب ہوا اس کا سماج پر. یعنی نقطہ نظر آپ ٹھیک ہے پیش کریں اپنے ناول میں، مگر اتنا بھی نہ کریں کہ پورا ناول جو ہے آپ واز فرمانے لگیں گے، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے فورس کر رہے ہیں. آپ ناول نگار کوئی، اگر آپ ناول نگار بنیں گے بچوں
तो आप ऐसा ना करें, कोई फोर्स करें कि भाई मेरा किरदार ये है, मेरा वो ये है। अगर आप नावल पढ़ेंगे, अगर किसी नावल निगार ने ऐसा किया, उसको आप कहेंगे भाई आपकी नावल में डिफेक्ट है, आपका नुक्ता नजर ज्यादा है। तो बैलेंस होना चाहिए। मकसद भी नुक्ता नजर के साथ भी है कि हर कोई नावल लिखने का कोई मकसद हो। नुक्ता नजर थोड़ा सा हटके है कि मकसद एक कि नावल से क्या, नावल निगार ने क्यों नावल लिखा है। वो सोसाइटी को चेंज करना चाहता है, वो इस गलत रास्ते पर लेना चाहता है, ठीक रास्ते पर लेना चाहता है। तो इसका मकसद है, इसका मकसद है पैसा कमाना, तो वो सेक्सुअल एलिमेंट, उसको जिनसी अनासर को उसमें ये करेगा। तो यहाँ ये उसका मकसद जाहिर होता है। या कभी इथिक्स भी हो सकता है, कभी मॉरलिटी भी हो सकता है, जरूरी नहीं। तो इसमें भी यह है कि ऐसा ये ज्यादा गालिब नहीं आना चाहिए। लास्ट बात जो है नावल के फन के वो है उस्लूब। एक जिस तरह मेरा स्टाइल है, आपका स्टाइल है, उसका स्टाइल है, इसका स्टाइल है, झरने का स्टाइल है, मकान का स्टाइल है। इसी तरह जो आपने नावल लिखा है, लास्ट में आप ये एसेस करेंगे कि ये नावल कैसा है, इसका लिखने का अंदाज, बयान, इसका सेटअप, इसका स्ट्रक्चर, सारी चीजें, इसकी जबान, बयान, सारी चीजें कुल उसके स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। ये लास्ट एलिमेंट है। उम्मीद है बच्चों आपने नावल की हल्की हिस्ट्री, इसका आगाज कैसे हुआ, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये आपने जान लिया होगा। और मजीद आप जो है अच्छे अच्छे नावलों का इंतखाब करेंगे, मजीद आप नावल के फन पर खास तवज्जो देंगे। शुक्रिया।